नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से राजस्थान के प्रमुख शिलालेख और सिक्कों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पीछे की कुछ एग्जामों में बहुत बार शिलालेख और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं या उनकी आगे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर यहाँ के सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो हम देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, डोडिया व अखीशाही नामक मुद्रा प्रचलित थी। कि देखिए दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं कि डोडिया और अखीशाही नामक मुद्रा या फिर क्या थे, ये सिक्के थे। क्या थे? सिक्के। ये प्रचलित थे, ये कहाँ प्रचलित थे? तो दोस्तों, डोडिया और अखीशाही नामक जो सिक्के थे ये जैसलमेर में प्रचलित थे। कहाँ प्रचलित थे? जैसलमेर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमचाशाही सिक्के प्रचलित थे कि इनमें से कौन से स्थान पर तमचाशाही सिक्के? तो धौलपुर जो है, धौलपुर रियासत, वहां पर तमचाशाही नामक सिक्कों का प्रचलन था, धौलपुर रियासत में। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बूंदी राज्य में प्रचलित सिक्के थे, इनमें से बूंदी राज्य में कौन से सिक्कों का प्रचलन था? तो दोस्तों ध्यान रखना, बूंदी में कटार शाही, चेरे शाही और राम शाही नामक सिक्कों का प्रचलन जो है वो कौन से जिले में, कौन से राज्य में था? ये बूंदी रियासत, बूंदी राज्य में था। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कटार शाही, चेरे शाही और राम शाही नामक सिक्के हैं वो बूंदी राज्य में प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिंगला, शाह आलमी, उदयपुरी, एलसी नामक सिक्के चलते थे। कि डिंगला नामक सिक्के, शाह आलमी, उदयपुरी, एलसी नामक सिक्के निम्न में से कहाँ प्रचलित थे? तो दोस्तों, ये सभी सिक्के मेवाड़ में प्रचलित थे। कौन से राज्य में थे? ये सभी मेवाड़ में प्रचलित थे। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों का सही समूह है तो कौन है? डिंगला, शाह आलमी, उदयपुरी और एलसी नामक जो सिक्के हैं वो कौन से राज्य में प्रचलित थे? वो सभी मेवाड़ राज्य में प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भोज के आदि वराह सिक्के, प्राचीन काल में भोज के आदि वराह सिक्के व विजयी शाही सिक्के प्रचलित थे कि इनमें से कौन से स्थान पर प्राचीन समय में आदि वराह सिक्के और विजयी शाही सिक्कों का प्रचलन था? तो वह कहाँ था? वह जोधपुर राज्य में था। कौन से राज्य में था? ये जोधपुर में आदि वराह सिक्के और विजयी शाही नामक सिक्कों का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खींचीरी वचनी का काव्य के रचनाकार हैं कि इनमें से कौन? ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अचलदास खींचीरी वचनी का काव्य की रचनाकार निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, शिवदास गार्डन जो है, ये शिवदास गार्डन है, अचलदास खींचीरी वचनी का काव्य के क्या है? रचनाकार है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, शिवदास गार्डन। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जालोर के चौहान शासक कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कानड़देव प्रबंध में मिलता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ इस क्वेश्चन से भी एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्न में से किस में कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? ये वर्णन मिलता है कानड़देव प्रबंध में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कानड़देव प्रबंध में मिलता है। इस ग्रंथ के रचयिता है कि ये ग्रंथ लिखने वाले कौन है? तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? पद्मनाभ ने लिखा है कानड़देव प्रबंध। और कानड़देव प्रबंध में कानड़देव जो जालोर के चौहान शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? वो कानड़देव प्रबंध में मिलता है। और ये कानड़देव प्रबंध जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है कि कानड़देव प्रबंध और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये जो युद्ध हुआ ये कब हुआ? तो ये 1311 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1311 ईस्वी में। पद्मनाभ इसके क्या है? रचयिता। मेवाड़ में आलमगीर सिक्का किसने चलाया? कि मेवाड़ जो क्षेत्र था वहां पर आलमगीर नामक जो सिक्का है वो निम्न में से प्रचलन में कौन लेकर आया? तो वह कौन है? मुगल शासकों में औरंगजेब जो है उसने आलमगीर नामक सिक्के का चलन करवाया, यह सिक्का चलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनेक राज कवियों द्वारा अपने शासकों की उपलब्धियों एवं यशोगाथा का वर्णन कहलाता था, क्योंकि उस समय राजाओं के पास उनके दरबार में कवि हुआ करते थे। ठीक है,
और ये कवि क्या करते थे, अपने शासकों की उपलब्धि और यशोगाथा का वर्णन करते थे। उसको क्या कहते हैं कि जो कवि अपने शासक की उपलब्धियां और उनकी यशोगाथा का वर्णन करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रशस्ति। क्या कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है, कि जिसमें कवि के द्वारा राजाओं के अपने शासकों की उपलब्धियां और यशोगाथा का वर्णन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमें प्रशस्ति के नाम से पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना में राजपूत गर्भवती महिलाएं कभी सती नहीं होती थी, ये कथन है। क्या ये कथन सही है कि राजपूताना में जब क्या होता था, सती, गर्भवती महिलाएं कभी सती नहीं होती थी, ये बात क्या सही है? तो दोस्तों ये बात पूर्ण रूप से क्या है, सही है। जब राजपूत काल था उस समय राजपूतानों में अगर कोई राजपूत महिला गर्भवती है तो वह कभी भी सती नहीं होती थी। ये बात पूर्ण रूप से क्या है, सही है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त राज्य में किस राज्य के सिक्के अपनी विशुद्धता के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे? कि समस्त जो राज्य हैं उनमें से एक राज्य ऐसा है जिसके सिक्कों की बहुत अच्छी शुद्धता थी और उसी शुद्धता के कारण वो सिक्के क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो जयपुर जो रियासत है, जयपुर रियासत के सिक्के अपनी विशुद्धता के लिए पहचान रखते थे, जयपुर रियासत के सिक्कों से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन है गलत है। तो देखिए, 1115 सिक्के शाहपुर, बात शाहपुरा, शाहपुर नहीं क्या है, शाहपुरा, बिल्कुल बात सही है। 1115 नामक सिक्कों का प्रचलन शाहपुरा में था, बात ये भी सही है। हमें कथन कैसा छांटना है, गलत कथन छांटना है। उदय शाही सिक्के भरतपुर, नहीं दोस्तों, उदय शाही सिक्कों का जो प्रचलन है ये भरतपुर में नहीं होकर कहाँ होता था, ये डूंगरपुर में होता था। कहाँ होता था, डूंगरपुर में। कि उदय शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ है, डूंगरपुर। उसके बाद में सालिम शाही सिक्के बांसवाड़ा में, बात सही है। और गुमान शाही सिक्के कोटा में, ये बात भी क्या है, सही है। तो एक ही क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं कि 1115 सिक्के हैं वो शाहपुरा में है, सालिम शाही सिक्के बांसवाड़ा में है, गुमान शाही सिक्के कहाँ है, कोटा में है। लेकिन दोस्तों उदय शाही सिक्के जो है वो भरतपुर में नहीं है, वो कहाँ है, वो डूंगरपुर में है। ठीक है, गलत कथन छांटना था और यही हमारा कथन क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा सिक्कों का प्रचलित शब्द तमगा कर का संबंध था। कि अकबर के द्वारा एक सिक्कों का प्रचलित शब्द था और उसका नाम क्या था, तमगा कर था। क्या था, एक टैक्स था, एक कर था जिसका नाम क्या था, तमगा कर। जो सिक्कों से प्रचलित शब्द है उससे मिलता जुलता शब्द है, उसका संबंध इनमें से क्या था, धार्मिक था, सामाजिक था, आर्थिक या शैक्षणिक? तो दोस्तों याद रखना, तमगा नामक कर जो है ये अकबर के द्वारा वसूला जाता था और ये कैसा कर हुआ करता था, यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। कैसा कर है, ये एक प्रकार का धार्मिक कर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की एक टकसाल किसने स्थापित की? ढूंढाड़ जो वर्तमान में जयपुर वाला क्षेत्र है, उस ढूंढाड़ राज्य में सबसे पहले सिक्के बनाने की एक टकसाल किसने स्थापित करी है? तो वह कौन है, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे पहले सिक्कों को ढालने की एक टकसाल बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, गागरोन के युद्ध का वर्णन मिलता है इनमें से कहाँ? गागरोन का जो युद्ध है उसका वर्णन इसमें से मिलता है? तो अचलदास खिंचरी वचनी का, अचलदास खिंचरी वचनी का है, उसमें गागरोन के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, तो मेरे दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गागरोन के युद्ध का वर्णन जो है वो अचलदास खिंचरी वचनिका में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर विशेष आकृतियां बनाई जाती थी। सिक्कों पर क्या होती थी, विशेष प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे ध्वज बनाना, नक्षत्रों की चित्र आकृति, क्षेत्र की आकृति, त्रिशूल की आकृति, चंवर की आकृति। ऐसी जो आकृतियां हैं वो निम्न में से कौन से राज्य के द्वारा सिक्कों पर अंकित की जाती थी? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर एक विशेष प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे ध्वज जैसी आकृति बनाते थे, या फिर कोई नक्षत्र जैसी आकृति बनाते थे, या फिर कोई छत्र जैसी आकृति, या फिर कोई त्रिशूल जैसी आकृति, या फिर कोई चंवर जैसी आकृति बनाते थे। इनमें से कौन से राज्य के सिक्कों पर इसका प्रचलन था? तो वह कौन से था, बीकानेर। बीकानेर राज्य के सिक्कों पर ध्वज, नक्षत्र, छत्र और त्रिशूल, चंवर आदि अंकित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन,
कणसवा, कणसवा का अभिलेख प्राप्त हुआ कि इनमें से कौन से स्थान पर कणसवा का अभिलेख प्राप्त होता है, तो वो कहाँ से होता है, कोटा से। आपने दोस्तों सुना होगा कोटा में कौन सी पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियों से प्राप्त एक अभिलेख था जिसका नाम क्या था, कणसवा अभिलेख। इसमें दोस्तों ये कणसवा जो अभिलेख है इसमें आपको पता होगा मौर्य शासक राजा धवल देव, कौन है, राजा धवल देव हैं, उनका वर्णन मिलता है किसमें, कणसवा अभिलेख में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कणसवा अभिलेख में, कणसवा जो अभिलेख है उसमें वर्णन मिलता है, तो मौर्य शासक राजा धवल का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है, कणसवा में। ये मिला था मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ से, कोटा से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख में है, कि इनमें से कोई एक शिलालेख है जिसमें प्राचीन समय की एक व्यवस्था थी जिसका नाम क्या था, सामंतवादी व्यवस्था। उसमें किसका वर्णन है, सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है इनमें से कौन से में, तो दोस्तों वह कौन सा है, गंगधार जो शिलालेख है, गंगधार शिलालेख में सामंतवादी व्यवस्था का क्या है, वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ, कि इनमें से गुप्त काल, कौन सा काल है, गुप्त काल की कौन सी मुद्राएं, स्वर्ण की मुद्राओं का एक विशाल ढेर मिला है, निम्न में से कहां से मिला, तो दोस्तों वह बयाना से मिला। और बयाना कहाँ पड़ता है, बयाना भरतपुर में है। बयाना कहाँ है, बयाना भरतपुर से गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर से प्राप्त बड़ली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है। अजमेर जो है, अजमेर से एक अभिलेख शिलालेख प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है, बड़ली। ठीक है, ये निम्न में से कौन से धर्म से संबंध रखता है, तो वह कौन से धर्म संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बड़ली का जो अभिलेख है, शिलालेख है, इसी बड़ली के शिलालेख से जैन धर्म के विस्तार की जानकारी मिलती है। किसकी, जैन धर्म के विस्तार की जानकारी निम्न में से कौन सी अभिलेख में मिलती है, तो जैन धर्म के विस्तार की जानकारी है वो बड़ली के शिलालेख से मिलती है। और ये बड़ली का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये अजमेर से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये 4 नाम है आपके सामने और इन चारों नामों में से एक नाम ऐसा है जो चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के लिए उपयोग में नहीं लिया गया, तो वह कौन सा है, तो दोस्तों वह विजय कटकातु। क्या है, विजय कटकातु जो शब्द है वो किसके लिए नहीं था, तो दोस्तों वह विग्रहराज चतुर्थ के लिए नहीं था। तो इसका मतलब कौन, तो विजय कटकातु की जो उपाधि है ये किसका नाम था, ये मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम क्या था, राज सिंह। क्या नाम था, राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को क्या उपाधि दी गई थी, विजय कटकातु की। बाकी विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव, कवि बांधव और कटिबंध के नाम से जाना जाता था। ये 3 जो नाम है, ये 3 नाम तो किसके हैं, विग्रहराज चतुर्थ के, और विजय कटकातु है ये विग्रहराज चतुर्थ का नाम नहीं है, ये किसका है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को कहा जाता था, या राज सिंह को क्या दी गई थी, यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेहरे शाही, कटार शाही, राम शाही क्या है। ये सभी दोस्तों क्या है, ये मुद्राएं हैं। क्या है कि चेहरे शाही, कटार शाही और राम शाही ये सभी प्रकार की मुद्राएं हैं। और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। ये तीनों प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये राज्य के कौन से जिले से, ये राज्य के बूंदी जिला। कहाँ प्रचलित थी, ये सभी जो मुद्राएं हैं ये बूंदी में प्रचलित थी। चेहरे शाही, कटार शाही और राम शाही ये सभी क्या है, मुद्राएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया, कि इनमें से कौन है जिसने कुंभलगढ़ शिलालेख को पूरा करवाया, तो वह है कान्हा व्यास। वह कौन है, कान्हा व्यास ने कुंभलगढ़ शिलालेख को पूरा करवाया। इसके लिखने का जो कार्य है वो पूरा करवाया गया, किसके द्वारा, कान्हा व्यास के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कछुआ शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर के शिलालेख में है। कछुआ शासकों की किस राजधानी का वर्णन, कि कछुआ जो शासक थे उनकी एक ऐसी राजधानी है जिसका वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है, ये आमेर के शिलालेख में मिलता है। तो निम्न में से वह राजधानी कौन सी है,
तो जमुआ रामगढ़ कछवाा शासकों की एक राजधानी रहा है। ठीक है, और जमुआ जो रामगढ़ है इसका उल्लेख जो है वो कौन से शिलालेख में, ये आमेर के शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में? आमेर के शिलालेख में। दोस्तों ये जो आमेर का शिलालेख है ये लगभग 1612 ईस्वी के आसपास, ये आमेर वाला जो क्षेत्र है, कछवाा वंश है उनकी राजधानी जमुआ रामगढ़, हम ये कह सकते हैं कछवाा वंश की जमुआ रामगढ़ कैसी थी, ये द्वितीय राजधानी थी। कैसी राजधानी है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कछवाा वंश की निम्न में से द्वितीय राजधानी है तो वह कौन है? जमुआ रामगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भाब्रू का शिलालेख जो बैराट से प्राप्त हुआ, भाब्रू का शिलालेख जो बैराट से प्राप्त हुआ, वर्तमान में यह किस संग्रहालय में संग्रहित है? देखिए दोस्तों, यह शिलालेख वर्तमान में कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है, उस कोलकाता शहर में जयपुर के बैराट से प्राप्त एक भाब्रू शिलालेख है। ठीक है, और ये शिलालेख जो है ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, वहाँ इसे देखा जा सकता है। मालव जनपद के सिक्के व आहत सिक्के प्राप्त हुए, मालव जनपद के इनमें से कौन से स्थान पर एक तो क्या प्राप्त हुए? सिक्के, और आहत पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए तो कहाँ से? नगर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? नगर नामक स्थान से मालव जनपद के सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सीकर में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई निम्न में से कहाँ? तो नीम का थाना जो क्षेत्र है, नीम का थाना सीकर में है, और वहाँ कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। ये गणेश्वर जो सभ्यता है वो विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 28वां क्वेश्चन कि निम्न में से वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कि इनमें से कौन सा अभिलेख ऐसा है जो किसके साथ? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो वह कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पे महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। यह महाराणा कुंभा के लेखन की जानकारी देता है कौन? कीर्ति स्तंभ अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति होना बताया गया। कि निम्न में से इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति होना बताया है। तो राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? किसके अनुसार? इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? क्षत्रियों से हुई है। कि मतलब अर्थ ये होगा कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किनसे हुई है? क्षत्रियों से हुई मानी गई है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती प्रकाशन पुस्तकालय जो अलभ्य दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों फतेहपुर सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में श्री सरस्वती प्रकाशन पुस्तकालय जो अलभ्य है दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, वो जो मुख्य है पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में स्थित है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।